हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसका एनालिसिस करते हैं और इससे जुड़े प्रत्येक पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो मौर्योत्तर काल में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो वो था स्ट्रैटो सेकेंड। यह पहला हिंद एवं शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे और इस हिंद एवं शासक का जो शासन था वो 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? वो था मिलिंद। देखिए, बिंबिसार जो थे ये मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक थे और ये हार्य कुल से संबंधित थे। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और मिनांडर जो है ये मिलिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा थे। इसका समय जो है 150 या 155 जो भी है, 150-55 से 130 ईसा पूर्व माना जाता है। इस तरह से बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों जो है समकालीन है, लेकिन मिलिंद जो है ये समसामयिक मतलब नहीं थे। इन लोगों के समसामयिक नहीं थे, तो आपका मिलिंद करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में जो है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस प्रकार अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का जो है प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। किस अभिलेख में? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ और यह अभिलेख जो है मतलब कि एक शिला पे यानी पत्थर पे जो है उत्कीर्ण किया गया है। उसी पर जो है अशोक के 14वें प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंद गुप्त के 2 अभिलेख भी खुदे गए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन और व्यक्तित्व आदि पर जो है सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य जो है सुदर्शन झील के जो सुदर्शन झील था इसके बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था? वो था आपका रुद्रदामन प्रथम। डी ऑप्शन सही है। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था जिसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध और कोंकण पर शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी पूर्व में जो है रुद्रदामन ने गिरनार के निकट जो है सुदर्शन झील की मरम्मत जो है बिना बेगार के लिए ही मतलब बिना बेगार के बिना मतलब कुछ लिए जो है करवाया था, जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। बी ऑप्शन सही है। उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन जो है इंडो ग्रीक हिंद एवं राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का जो श्रेय दिया जाता है कुषाण शासकों को दिया जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्के को जो है व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? वो थे कुषाण। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बुद्ध का किसके सिक्कों पर जो है अंकन हुआ है? तो वह है कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर जो है बुद्ध के अंकन हुआ है, बुद्ध का अंकन किया गया है। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? वह है विम कड़फिसेस। बी ऑप्शन सही है। देखिए, कुदुल कड़फिसेस और विम कड़फिसेस इन दोनों का जो है जिक्र करना जरूरी है क्योंकि आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है सर्वप्रथम हिंद एवं शासकों ने प्रचलित करवाया था और कुषाण शासकों में जो है विम कड़फिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो बी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो आपको पता है विम कड़फिसेस। ए ऑप्शन सही है। देखिए, कुषाण वंशीय विम कड़फिसेस जो कि कनिष्क प्रथम के पिता भी थे,
इन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। उसकी पहचान भारत में मतलब सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले शासक के रूप में भी है। जबकि कुजुल कड़फिसेस ये तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए थे। तो विम कड़फिसेस किस सिक्कों का प्रचलन करवाया था और कुजुल कड़फिसेस किन सिक्कों का प्रचलन करवाया था, ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आते रहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, योद्ध सिक्कों पर किस देवता का जो है अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का, डी ऑप्शन सही है। योद्धों का जो प्रमाण है पुराण, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य जो है दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का जो अभिलेख की तिथि है वो क्या है? तो आपको जो है पता होना चाहिए, 81 ईस्वी पूर्व है। देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राजारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस सन में जो है हुआ था? आपको मतलब डेट बताना है। तो डी ऑप्शन सही है, 78 के एडी में हुआ था। कनिष्क के राजाभिषेक की तिथि जो है अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या का विचार करने के लिए 1913 और 1960 में जो है लंदन में 2 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति पे जो है 78 ईस्वी पूर्व पे बनी थी, पक्ष बना था, यानी कि ईस्वी को जो है मान लिया गया था। और इसी समय से शक संवत का प्रारंभ भी माना गया है। तो शक संवत और विक्रम संवत ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया है? तो देखिए ये जो है 78 ईस्वी में। और देखिए जैन ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें तो विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को जो है 135 जो है विक्रम संवत में शकों ने पराजित करके इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। और इस प्रकार इसकी प्रारंभिक जो तिथि है 135 में अगर हम 57 घटाते हैं तो 78 ईस्वी आती है। तो अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को जो है इसका प्रवर्तक माना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विक्रम और शक संवतों में कितना जो है वर्षों का अंतर है? तो देखिए इसमें जो है 135 वर्षों का अंतर है। कैसे? तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो वर्तमान जो तिथि और वर्ष के लिए जो कैलेंडर प्रयोग होता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो विश्वव्यापी है। ठीक है, इस कैलेंडर का नाम याद रखिएगा जो वर्तमान में उपयोग होता है। वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर जो है विक्रम संवत जो है आपका प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 78 घटा देते हैं तो आपको शक संवत प्राप्त होता है। ठीक है, 2017 जो है विक्रम संवत, अर्थात 2017 जो है विक्रम संवत, यानी 2017 प्लस 57 जोड़ देंगे तो 2014 जो 74 जो होगा आपका विक्रम संवत। और इसमें से 2017 में 78 घटा देंगे तो 1939 ये शक संवत हो जाएगा। जो मान के चलिए आप अभी जो है 2020 इसमें घटा के बताइए, जो आज का 2020 है, शक संवत कब होगा और विक्रम संवत कब होगा, कमेंट करके बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा शक संवत और विक्रम संवत में 135 वर्ष का जो है अंतर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 16 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर है इसका एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किसके एक तदनुरूप है? वो है आपका ए ऑप्शन सही है, 22 मार्च या 21 मार्च। क्यों? जब आपका लीप ईयर होता है तो 21 मार्च को हो जाता है, और जब आपका लीप ईयर नहीं होता तो 22 मार्च को होता है। तो चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का जो है प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से ये मिलती जुलती है। तो याद रखिएगा चैत्र जो है, एक चैत्र जो है ये 22 मार्च को होता है, और जो लीप वर्ष होगा वो 21 मार्च को होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो देखिए विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व जो है मतलब एडी में ये जो है मतलब ईसा पूर्व जो है प्राप्त हुआ। बी ऑप्शन सही है। विक्रम संवत को 2 अन्य नाम भी जो है प्रचलित है, एक है कृत संवत, दूसरा है मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्माण और विक्रम संवत के बीच जो है 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। तो महावीर का निर्माण की जो तिथि है वो 527 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तो विक्रम संवत के प्रारंभ की जो तिथि है 527 माइनस 470, तो 57 ईसा पूर्व जो है आपको निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष जो है दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो आपको देखिए आपको पता है कि शक संवत और विक्रम संवत निकालने के लिए क्या करना है आपको। देखिए भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो है शक संवत को अपनाया गया है। यह 78 ईस्वी प्रारंभ होता है। जो यह शक संवत है
यह 78 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। 2009 में जो है या 2020 में बोलिए या आप जोड़ सकते हैं, तो 2009 की बात किया गया है यहाँ पे। तो 2009 में शक संवत जो है इसका वर्ष आपका जो होगा 2009 में से 78 घटा देंगे तो 1931 होगा। तो आपका यह आंसर सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों को जो है अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार जो है आपको उत्तर इंगित करने हैं। तो देखिए अश्वघोष और वसुमित्र यानी पहला दूसरा सही है, सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौदरानंद, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में जो है हुए थे और कम्बन जो है ये 12वीं शताब्दी के थे। तो इस प्रकार आपका उत्तर सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके समकालीन था? तो अश्वघोष जो था आपको कनिष्क के समकालीन था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो देखिए पतंजलि जो थे ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। कनिष्क के दरबार से कौन कौन लोग जो है संबंधित है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए अश्वघोष, नागार्जुन, पासौर और चौरक ये चारों जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही जो है संस्कृत बोल लेते थे। तो डी ऑप्शन आपका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं मतलब गया था? तो आपको सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में हम लोग डिस्कस किए थे। डी ऑप्शन सही है, विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख जो है कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? वो है आपका श्रावस्ती। ए ऑप्शन सही है। देखिए अब रब तक जो है अब तक आ जा रहा है, रब तक अभिलेख अफगानिस्तान में जो है सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है और इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम उल्लेख है। वो है साकेत, कौशांबी, पाटलिपुत्र और चंपा। इसमें श्रावस्ती का जो है उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चारों शहर का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें आपको बताना है कि निम्न में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो बताइए किसने किया था? तो देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक है आपका चरक और दूसरा है जीवक। इन दोनों ने जो है था मतलब कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए थे। वर्तमान में जो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला है यहाँ पे जो है तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्ध का कारण उसका जो है ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहां अध्ययन के लिए दूर दूर से जो है विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा और सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजा वैद्य जो थे जीवक, कनिष्क का राजा वैद्य जो थे राजवैद्य जो थे उच्चरक, और बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदियों ने जो है यहाँ पे शिक्षा प्राप्त किए थे। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक और धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर आपको इस तरह से सी डी सही हो जाता है, सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने जो है भारत पर राज किया था? वो है आपका कर्ण यानी कण्वा जिसे बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति और मतलब कि जो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति था। इसने अपने अमात वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। ये जो था ये वासुदेव के द्वारा मारा गया था, ये उसका अमात्य थे। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह है कण्व या कण्वायन। शुंगों के समान जो है यह भी ब्राह्मण वंश था। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वह है आपका गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सातवाहन शासक गौतम पुत्र सत्यकर्णी जो है ये मतलब कि उसने विच्छिन्न होते चतुष्वर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्ण और जातियों के सम्मिश्रण को जो है वर्ण संकर कहते हैं, इनको रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। मौर्य के बाद
मौर्य को बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन था? तो वो था आपका सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम जो है वो है सिंधुक, सीमुक या सिप्रक, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन जो है स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? बताइए किसका था? तो सातवाहन का था। सेम क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने जो है कनिष्क को हराया था? वह है आपका पान चाउ। ये जो था कनिष्क को हराया था, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चीनी स्रोता के अनुसार जो है इनके स्रोत के अनुसार पता चलता है कि 73 से 94 ईस्वी पूर्व के बीच जो है चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाउ ने अपने हान वंशीय नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाउ ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कनिष्क ने उसके राज पर चढ़ाई कर दी थी, परंतु कनिष्क असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं जो है भारत के बाहर तक फैली हुई थी? वह है कुषाण वंशों का, यानी सी ऑप्शन सही है। देखिए, कुषाण वंश के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थी। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व और पूर्वी उत्तर में जो है पूर्वी में जो है पूर्व में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक जो था यह विस्तृत था। तो इस तरह से इसका साम्राज्य जो था फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ हुई थी किसके काल में? तो है कुषाण काल में। बी ऑप्शन सही है। कुषाण काल में बाल विवाह जो है यह प्रथा जो है प्रारंभ हो जाती है। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति और बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। इस युग में विवाह की आयु और कम करके जो है 8 से 10 विवाह की जो आयु थी इस समय जो है कम होके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। तो 8 से 10 वर्ष की जो है विवाह के लिए उपयुक्त कन्या जो है कुषाण वंश में मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है एक आपको बताना है सही सुमेलित है? वो है आपका इसमें, तो बताइए कौन सा सही है? तो जो एक सही है वो है आपका कुषाण, जो गंधार कैलाश शैली से संबंधित है। तो बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास होता है, एक है गंधार, दूसरा है मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से जो है पर्याप्त प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान किया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी और इस तरह से अन्य युग में सुमेलित नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न किनके समय में फली फूली थी? वो है कुषाणों के समय में। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजवंश, दूसरा तरफ है सिक्कों की धातुएं। तो देखिए, कुषाण में स्वर्ण, ताम्र और रजत, तो इसमें जो है आपका गुप्त में जो है यानी रजत नहीं है, लेकिन रजत जो है आपको इसमें प्रचलित था। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। सातवाहन जो है स्वर्ण दिया गया है। ये सातवाहन के समय में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं था। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध जो है स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। भारत में सर्वप्रथम हिंद एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र और रजत सिक्के जो है चलवाए थे। तो कुषाणों ने सोना, ठीक है, रजत और ताम्र, ये तीनों सिक्के चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के चलवाए। कालचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा और शीशे और पोटीन शीशे व पोटीन के सिक्के चलाए थे। चांदी, तांबा, शीशे व पोटीन के। तो याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं कि जो कुषाण काल है, कुषाण का जो समय है, इनमें जो सिक्के चले थे स्वर्ण, रजत और ताम्र, ठीक है। कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र, लेकिन जो सातवाहन शासक है इन्होंने स्वर्ण सिक्के कभी जारी नहीं किए, यानी ये नहीं चला था इनके समय में। इन्होंने जो सिक्कों को प्रचलन में लाया था वो था चांदी, तांबा, शीशे व पोटीन कह सकते हैं। तो याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये है जो है बुद्ध प्रतिमा के लिए। डी ऑप्शन सही है।
अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए यह प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को जो है नष्ट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कला शैली है भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं? वो है आपका गंधार कला। सी ऑप्शन सही है, जो भारत और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, यानी इन दोनों कलाओं का यह सम्मिश्रण है गंधार कला। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली कहलाती है और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो है शक और कुषाण थे। इस कला का विषय जो है मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध और इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गंधार कला शैली का मतलब एक संश्लेषण है, वो क्या है? तो वो है भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में जो है सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिस्ट का जो है प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, मतलब होता था? तो वो है गंधार मूर्ति कला में। देखिए, गंधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग जो है मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। मथुरा कला में भी जो है इसकी मतलब इसी के अनुसरण पे शिष्ट का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? वो है आपका यूनानी, शक और कुषाण। ए ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का जो सही कालानुक्रम है वो है पहले यूनानी 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान के समय, मतलब इनका संबंध था। शक जो है ये सिथियन प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व और कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इस तरह से यूनानी, शक, कुषाण का जो है कालक्रम सही है, तो ए ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो था आपका डेरियस प्रथम। सी ऑप्शन सही है। ईरानी शासक डेरियस प्रथम जो है सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूरब की ओर से इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पार्सिपोलिस और जो है नक्सेरुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाबी उनके जो है साम्राज्य में शामिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश जो है आपका कौन था? वो है आपका सातवाहनों का। तो 41 का डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है किस पुराण में मिलती है? वो है आपका मत्स्य पुराण। सी ऑप्शन सही है। देखिए, पुराणों में कुल जो है 30 सातवाहन राजाओं के नाम उल्लेखित है। सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में यानी 19 राजाओं की जो है यहाँ पे जो है विवरण मिलता है। आप देख सकते हैं 19 जो है राजाओं का जो है विवरण। पहला है पुणोत्तसंग, स्कंद स्कंदित, सातकर्णी, लंबोदर, यानी एक बार आप नाम को पूरा जो है केयरफुली देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, बट कभी कभी आ जाता है कि इनमें आपको चुनना होता है कि कौन से जो है राजा मतलब कि सातवाहन राजाओं का नाम है। तो इस तरह से आपको 4 में एक गलत दे दिया जाएगा, 3 सेम दे दिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, कहां पे अवस्थित थी? तो बताइए। अमरावती में जो है सातवाहनों की राजधानी जो है अवस्थित थी। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी जो है प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जो है जातीय कहा गया है। इनकी आरंभिक जो राजधानी है अमरावती मानी जाती है। ठीक है, इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग जो है 60 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र और उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। और इसके शासन के बारे में जो हमें प्राप्त होता है, मतलब की जानकारी मिलती है, वो है नागनिका के नाना घाट अभिलेख से। ठीक है, इसकी पूर्ण जानकारी जो है इस अभिलेख से मिलता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो स्थान है सातवाहनों की राजधानी था? आपको बताना है। वो है आपका प्रतिष्ठान। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? वो है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनके लिए एक ब्राह्मण का जो है प्रयुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही है। सातवाहन शासक गौतम पुत्र सतकर्णी को जो है नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, अभिलेख का नाम याद रखिएगा। और इसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक।
46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर कह रहा है उनकी सुसंगठित जो नौसेना थी वो उच्च कोटि की थी। बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो है आपका ए सही है और आर गलत है। देखिए पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की जो है उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व के फारस की खाड़ी से लाल सागर के जलमार्ग से होता था। यानी पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जल मार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाण की जो है सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किन मतलब अभिलेख से जुड़ा है तो वह है आपका हाथी गुफा के लेख के साथ। तो सी सही है। 47 का सी आपका सही है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कलिंग का चेदी वंशीय जो शासक खारवेल है इनका प्राचीनतम भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक स्थान प्राप्त होता है। यानी ये जो थे महान सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पे स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उनका एक बिना तिथि का जो है अभिलेख प्राप्त होता है। खारवेल के बचपन, शिक्षा और राजाभिषेक राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का जो है इसमें विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है जिसका मतलब इनका जो है इसका जैन धर्म के प्रति जो है भारी झुकाव भी था। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित राजाओं में से कौन जो है जैन धर्म के संरक्षक था। वह आपका खारवेल। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कलिंग नरेश खारवेल ने निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। बताइए वो थे आप मतलब आपका चेदी वंश। चेदी वंश जो है कलिंग नरेश खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। बताइए वो कौन से राजा थे जो जैन धर्म से मतलब जैन धर्म में प्रति इनके प्रति जैन धर्म में ज्यादा झुकाव था। वो था खारवेल। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। तो विधि के क्षेत्र में था। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिलती है। प्रसिद्धि किससे मिलती है उसकी न्याय संबंधी विधि संबंधी सुधारों से। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण शोधन के लिए जो है उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट का क्वेश्चन नहीं है खत्म हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त और गुप्तोत्तर युग। तो इसका जो डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे करंट का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।